तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एबीसी न्यूज में। लगातार आज हम आपको छठे चरण के महारण की अपडेट देते जा रहे हैं, यानी कि आज छठे चरण का मतदान जारी है। 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर लगातार ये जारी है। और दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर हो रही है, यानी कि मतदान जारी है और प्रत्याशियों की किस्मत जो ईवीएम में कैद हो रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए 11 बजे तक, अभी अगर आंकड़े की बात की जाए तो 11 बजे तक उत्तर प्रदेश में 27.06% मतदान की खबर सामने आई, यानी कि अभी भी मतदान में एक बहुत बड़े आंकड़े की इंतजार किया जा रहा है। गर्मी है, गर्मी के बाद जिस तरीके से मतदाता निकलेंगे बाहर 4 बजे के बाद, हो सकता है कि आंकड़े छू जाए। लेकिन पिछले 5 चरणों में जिस तरीके से आंकड़े देखे गए, कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है वोटिंग प्रतिशत को लेके। लेकिन अब समीकरण क्या कह रहा है, ये जो 14 लोकसभा सीटें हैं इन पर क्या कुछ नजरें हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या जाति समीकरण बन रहे हैं, क्या मतदाता जो हैं, क्योंकि लगातार जो रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते जा रहे हैं उसमें हमारे संवाददाताओं ने जो बात की मतदाताओं से, मतदाता लगातार कह रहा है कि विकास के कार्यों को लेकर हम वोट दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ आज खास मेहमान हमारे साथ इस पल में मौजूद होंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में। लगातार छठे चरण के महारण में आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला जी मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज इसकी चर्चा में। सबसे पहला सवाल जो है अमरदीप जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात की जाए 14 लोकसभा सीटों की तो इन 14 लोकसभा सीटों में से 9 आपके हक में रही हैं 2019 में, और दूसरी तरफ की जाए तो बीएसपी कहीं ना कहीं बाजी मार ले गई 4 में, और एक सीट पर सपा, मयंक शुक्ला जी सपा आपकी सीट थी, लेकिन आजमगढ़ में उपचुनाव में बहुत बड़ा घालमेल हुआ और बहुत बड़ा शिकस्त आपको हासिल हुई। बात आप सीधे अमरदीप जी आपसे कर लेते हैं। आज के आंकड़ों को देखते हुए, यानी पिछले आंकड़ों को देखते हुए और अभी तक के चुनाव प्रतिशत को देखते हुए, क्या उम्मीद लग रही है कि क्या बीजेपी इस बार पूर्वांचल की ओर, क्योंकि अब चुनाव मुड़ चुका है, पूर्वांचल में जीत दर्ज हो पाएगी? जी, पहले तो मैं देश के अंदर जो 58 सीटों पर लोकसभा चुनाव आज मतदान हो रहा है, जी। सभी मतदाताओं से मैं निवेदन करूंगा कि 100% मतदान जरूर करें, यह आपका अधिकार है। अब रही बात जो 14 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें मूल रूप से 11 सीटें पूर्वांचल की हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने कार्यकाल को लेके जनता के बीच में गई है, विकासकारी नीतियों को लेके गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय योगी जी के विकासकारी नीतियों को लेके जनता में गई है, जनता उससे बहुत संतुष्ट है। और 5वें चरण के मतदान के उपरांत जो एक हमारा इंटरनल आकलन रिपोर्ट आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब छठे चरण का मतदान है और 7वें चरण का मतदान शेष बचता है, तो हम लोग एक लंबी लीड लेने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो बड़े बड़े उलझे हुए देश में कार्य थे उनको पूरा करने का कार्य किया। चाहे धारा 370 की बात कर लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, राम मंदिर की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, सड़क और पानी की बात कर लीजिए, 95% आज देश के अंदर स्वच्छ जल बिजली पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर पर जाकर, घर घर जाकर जो है जनता को संतुष्ट करने का कार्य किया है, और इसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी जो है सरकार बनाने जा रही है। मयंक जी, आपने सुना, बिल्कुल ताल ठोक के कह रहे हैं अमरदीप जी की बीजेपी जो है वो पहले से ही, यानी कि जो अभी तक के आंकड़े हैं उनसे पहले इन्होंने कह दिया कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। ताल ठोक के कह रहे हैं कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बात ये बराबर अपने बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार बात करते हैं कि हमने जनता के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर जनता के लिए कुछ किया होता या कोई विकास कार्य किए होते या धरातल पे कुछ भी किया होता, तो प्रथम चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने गारंटी की बात करी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी उसके बाद लगातार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और अभी तक के चरण में लगातार उनका पाकिस्तान प्रेम जागा हुआ है। वो घुसपैठिए, मंगलसूत्र,
और कल तो मैं सुन रहा था कि मोदी ने लाइट दी है, लाइट ले लेंगे, नल दिया है, नल ले लेंगे। अगर कुछ काम किया होता है तो उसके व्यक्ति के पास बताने को होता है। जब कोई काम नहीं किया, कोई मयंक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट कर लें। करने का काम जी। किया था मोदी जी ने, वो उसी के ऊपर उनका सारा फोकस था। और इससे आम जनता से वो कहीं ना कहीं दूरी बना के रखे और काम जनता के हितों में नहीं किया। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी की विदाई को तय करके बैठी है। छठा चरण है और 7वें चरण तक बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से विदाई तय हो गई है। जितेंद्र जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, भाजपा प्रवक्ता अमरदीप जी, यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा उसको लेकर। जी जी जितेंद्र जी, हमारे जो भाजपा प्रवक्ता अमरदीप जी, उन्होंने अपनी योजनाएं गिनाई और उन्होंने पहले ही कह दिया कि अभी चुनाव 4 जून को देखिए, परिणाम आने से बात पहले ही ये है क्लियर कर दिया है। कि भाजपा के प्रवक्ता तो योजनाओं को गिना रहे हैं, हम्म। लेकिन मोदी जी खुद अपनी योजनाओं को नहीं गिना पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मोदी जी को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। अन्यथा जैसा कि सपा के प्रवक्ता ने कहा कि गारंटी से शुरू किया था और मंगलसूत्र तक आ गए। व्यक्ति यहाँ मंगलसूत्र से शुरू करता है, फिर गारंटी की तरफ बढ़ता है। मंगलसूत्र में गारंटी ली जाती है, हम लोगों के हिंदुओं में 7 फेरे लिए जाते हैं, उसको गारंटी ही समझिए। तो यहाँ जब 7 फेरे लिए, जब गारंटी लेनी थी, तब तो आप मंगलसूत्र छोड़ के भाग गए, और अब फिर आप गारंटी की बात करके मंगलसूत्र छोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन सभी जो 14 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है, लगभग कई सीटों पे आपने भाजपा के प्रत्याशी बदले हैं। हमारे प्रयागराज में 2 सीटें हैं, इलाहाबाद, फूलपुर, दोनों के प्रत्याशी आपने बदल दिए। बगल की सीट भदोही है, वहां पे आपने प्रत्याशी बदल दिया। तो आप प्रत्याशी कब बदलते हैं? जब आपको ये पता होता है कि आपका वर्तमान प्रत्याशी जो 5 साल रहा है उसने काम नहीं किया है। जब आपको ये पता होता है कि सांसद के द्वारा जो गोद लिए गए गांव थे वो खोखले रहे, हम जनता के बीच दोबारा जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे उस चीज को। ये तो आप फिल्म की तरह कर रहे हैं ना। जैसे फिल्म में एक्टर होते हैं, एक्टर को बदला जाता है, नया नया रोल उनको दिया जाता है जिससे जनता उबने ना पाए। एक्टिंग तो हो नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लगता है, मोदी जी को ये लगता है कि एक्टिंग चल रही है, लेकिन जनता इस चीज को समझ रही है। और जो मतदान प्रतिशत गिर रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह, ये सबको चिंता करने की जरूरत है। ये मैं राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सत्य मैं बोल रहा हूं। कहीं ना कहीं जनमानस को ये लगता है कि हम वोट देकर के भी क्या करेंगे। जो पक्ष के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के नहीं, लोग लेकिन हैं, लेकिन उनको ये लगता है लेकिन कि जितेंद्र जी ये बताइए कि भदोही की आपने बात करी कि भदोही में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला। भदोही में आपने बताया कि एक अभिनय, जैसे कहते हैं ना, एक्टिंग की बात आपने करी कि एक फिल्म की तरह एक्टर बदले गए। भदोही में तो आपने अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो ना सपा का कैंडिडेट वहां पे उतरा है, ना कांग्रेस का कैंडिडेट उतरा बीजेपी के सामने। वहां तो आपने तृणमूल कांग्रेस को ही उतार दिया। समर्थन दिया है। नहीं, समर्थन देना और अपना प्रत्याशी उतारना दोनों में अंतर है, क्योंकि टीएमसी तो आपको बंगाल में जगह ही नहीं दे रही है। नहीं तो हम अगर समर्थन दे रहे हैं, क्या ममता बनर्जी ने भाजपा को समर्थन दिया है? नहीं, ममता बनर्जी तो बंगाल में कह रही है ना कि बीजेपी के साथ कांग्रेस है वहां पर। या मेरे तो क्या ममता बनर्जी जी भाजपा के साथ लड़ रही हैं? आप ये बताइए। विपक्ष में लड़ रही हैं ना ममता बनर्जी। ममता बनर्जी विपक्ष में लड़ रही। सर, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ये कैसा विपक्ष है। बार बार मेरा सवाल ये, एक विपक्ष कैसा है कि ममता बनर्जी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो है वो बीजेपी का साथ देती नजर आ रही है और केंद्र की जब बात आएगी तो हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। लेकिन भदोही की जब आपने बात करी, भदोही की आपने स्पेशली बात करी कि यहाँ पे कैंडिडेट बदला, बीजेपी ने चेहरा बदला, तो यहाँ पर तो टीएमसी को उतारा है आपने। टीएमसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, टीएमसी तो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही है बंगाल में। भदोही की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी जी। और समाजवादी पार्टी ने अगर ये समझा है, एक ललतेशपति त्रिपाठी जैसा चेहरा जो कि बहुत पुरानी राजनीतिक घराने से जुड़े रहे, उनके जब दादाजी थे जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में, हालांकि वो कांग्रेस से रहे, फिर भी उनके कार्यकाल में कई ऐसे विकास कार्य हुए। भदोही जो है वो किसी समय में कालीन का गढ़ हुआ करता था।
वो गैर बात है कि कांग्रेस उसके बाद चली गई और तमाम दल आए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अभी है। और भदोही में तो खासकर विकास के नाम पे कोई भी कार्य नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, सांसद भी रहे, फिर भी कहीं कुछ नहीं। तो ऐसे में अगर एक नौजवान ललितेशपति त्रिपाठी आए हुए हैं, जनता को उनसे उम्मीद है, जब वो विधायक रहे, लोगों के लिए कार्य किया है, तो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया है, उसके विपक्ष में कोई काम करने वाला युवा व्यक्ति आ रहा है, तो हम उसका समर्थन करेंगे, बेशक हम समर्थन करेंगे। क्या कहेंगे अमरदीप जी, बीजेपी ने काम नहीं किया है? जितेंद्र तिवारी जी साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने एक 7 फेरे वाली बात भी उन्होंने कह दी कि मंगलसूत्र से शुरू करते हैं तब हम जाते हैं गारंटी की तरफ, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अभी कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक्टिंग करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी जब अमेठी से चुनाव हारे और वायनाड चले गए, उसके बाद में अमेठी आना चाहिए था, रायबरेली क्यों आया? एक्टिंग करने आए हैं क्या? अगर इस एक्टिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़े जो है एक्टर, सबसे बड़े जो है कलाकार तो राहुल गांधी जी हो गए। अरे भाई, आपको भैया तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस क्यों आए? एक मिनट एक एक करके बात करिए, जल्दी डिबेट करिए। जो है राहुल गांधी जी को अगर वापस आना था उत्तर प्रदेश में, तो अमेठी की सीट पर चुनाव लड़ते, बहन स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ते, तब उनको छठी का दूध याद दिला देते। आज तो वहां से वापस आए क्योंकि वायनाड का चुनाव हार रहे थे। जब उनको रिपोर्ट कार्ड मिला कि वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, तो रायबरेली की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आ गए। यही राहुल गांधी जी है, जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, बनारस की धरती से कहते हैं उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी है। उत्तर प्रदेश की युवा और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आती है, पूरी तैयारी के साथ आती है, और चुनाव जीतने के लिए हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते हैं। अच्छा, श्रावस्ती का अगर मैं पूछ लूँ, श्रावस्ती का आप क्या मानते हैं अमरदीप जी की? श्रावस्ती में क्योंकि जो आपके साकेत मिश्रा जी उतरे हुए हैं, आपके प्रत्याशी जो हैं, उनको लेकर आपकी ही पार्टी के विरोधाभास ही शुरू देखने को मिले। पार्टी के अंदर से लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं उस चेहरे को। तो ऐसे में श्रावस्ती की सीट को लेकर बड़ा पशोपेश बना हुआ है। ऐसे में क्या कहेंगे? चलिए, कांग्रेस तो चलिए एक्टिंग कर रही है, राहुल गांधी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अंदर एक अलग से, जो पार्टी के अंदर ही विलन बने हुए हैं लोग आप ही के प्रत्याशी के खिलाफ, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, बड़ा आदर्शवादी कार्यकर्ता है, और जो सेंट्रल से जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस चीज को आदेशित करते हैं, जो केंद्र नेतृत्व जो आदेश करता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जो भी आदेश आता है उसको मानते हैं, आदेश का विरोध नहीं करते हैं, चाहे श्रावस्ती की सीट हो, चाहे डुमरियागंज की हो, चाहे बस्ती को हो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़े योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का कार्य कर रहा है। उसी के दम पर हम लोग आकलन करके आज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रही है। मयंक जी मुस्कुरा रहे हैं। मयंक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश का चुनाव है वो सबसे प्रमुख, चाहे देश का चुनाव हो या पूर्वांचल का चुनाव है, किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, अग्निवीर जैसी योजना के खिलाफ जिसने देश के नौजवानों और सेना को कमजोर करने का काम किया है। ये देश का चुनाव महंगाई के खिलाफ है। ये देश का चुनाव कॉरपोरेट के हाथ में जो देश की संपदा दी जा रही है उसके खिलाफ है। ये बहुत बड़ा चुनाव है जो 2024 का लोकसभा चुनाव है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अगर काम किए होते तो आज धरातल पे दिखाई दे रहा होता। भाजपा के नेता अक्सर जो है, अभी मैं पहले भी डिबेट में आपके यहाँ बैठा था, तो एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं। जब मैं सूची मांगता हूं तो फिर वो बहस करने लगते हैं। मेरा मानना यह है कि जो पूर्वांचल का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कीलों का काम करने जा रहा है। डुमरियागंज का नाम लिया, मैं अभी बता रहा हूं, डुमरियागंज समाजवादी पार्टी 2 लाख वोटों से जीतने जा रही है। कहीं कागज पे नोट करके रख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो पूरा पूर्वांचल है, आजमगढ़ हम बड़ी जीतने जा रहे हैं। मैं उन सीटों की बात करूं जो हम 2 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं, बाकी सीटें तो हम ज्यादातर सारी जीत ही रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की बात अक्सर आती है, तो प्रधानमंत्री जी नहीं, लेकिन मैं जी आजमगढ़ तो जो है वो तो गढ़ रहा है सपा का, और मतलब उसको, लेकिन उपचुनावों में 2019 में उपचुनाव में ढा दिया था बीजेपी ने।
इस बार कैसे आप तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे कह सकते हैं कि आप फिर आजमगढ़ सीट भी निकाल लेंगे 2 लाख से ज्यादा सीटों वोटों से? देखिए, ये भारत की पावन धरती है। जी। यहाँ पे साजिश षड्यंत्र बहुत दिन तक चलते नहीं है, और मुझे लगता है कि जैसे तैसे करके जीती थी भारतीय जनता पार्टी, अब उनकी हार कई गुना बड़ी होने जा रही है। मेरे ख्याल से 7-8-10 हजार से जीते थे, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं 2 लाख से ज्यादा बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की वहां पे धर्मेंद्र यादव जी की होने जा रही है। चलिए, ये मान लेते हैं कि धर्मेंद्र यादव की जीत होने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी मुद्दों की बात आपने करी कि मुद्दे नहीं हैं बीजेपी के पास, इसलिए इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री मंचों से मुद्दों से भटक रहे हैं। एक इसी बीच एक और शिगुफा निकल के आया, एक जिन्न और निकल के आया। मयंक जी, आपको पता होगा अभी बीते बुधवार को बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, मुस्लिम आरक्षण को लेके एक आदेश पारित किया कि जो 2010 में ओबीसी में मुसलमानों को जो आरक्षण दिया गया उसको कैंसिल करने की बात करी, रद्द करने की बात करी। अब उसके बाद उसकी जो आंच है वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, और कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि हम इसकी समीक्षा करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर किसी तरीके से मुसलमानों को इस तरह से ओबीसी आरक्षण में जगह दी गई है तो कैसे दी गई है, किन नियमों को देखते हुए दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि अब एक नई चीज निकल कर आई है ये आखिरी के 2 चरणों में? भाजपा के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, आदित्यनाथ जी हैं, मुझे लगता है कि उनके पास इतनी हिम्मत है कि कोर्ट के निर्णयों पे वो सवाल कर सके या बात कर सके। मैं ये कहता हूं कि ये वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इसमें बड़े मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा देश में बेरोजगारी और महंगाई है। आप समझिए, आम आदमी की जेब कट रही है। आज की डेट में आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है। ये कुछ हवाई बातें करके और चंद कॉर्पोरेट को फायदा देके, अच्छा एयरपोर्ट आप क्यों दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर्स में? अच्छा, जब सब प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हो तो मंत्रालय खत्म कर दीजिए। रेल देने, अडानी को रेल देने की तैयारी धीरे धीरे हो ही चुकी है। कुछ ट्रेनों पे मैंने अडानी लिखा हुआ भी देखा। जब सब कुछ आपको प्राइवेट हाथों में दे देना है तो प्रधानमंत्री जी का पद भी अपना प्राइवेट हाथों में दे के बात खत्म कर दें। प्रधानमंत्री जी का पद भी प्राइवेट हाथों में। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जितेंद्र जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अमर त्रिपाठी जी, दरअसल अभी इन्होंने कहा कि 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। भाजपा में एक बड़ी अच्छाई है, ऊपर से जो मैसेज आता है बस वही नीचे तक बोलना होता है, अपने से कुछ भी नहीं बोलना है। बाद में ये बेचारे कितना भी पछतावा करें, कितना भी शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि मान लीजिए 4 जून के बाद हमारी इनकी मुलाकात हुई या डिबेट पे बैठते हैं और 80 की 80 सीट नहीं आई तो जाहिर सी बात है शर्मिंदगी महसूस होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए जितेंद्र जी, मान लीजिए इनको शर्मिंदगी महसूस होगी अगर 80 में 80 नहीं आई या 400 में 400 नहीं आई, अगर सरकार नहीं बनी, लेकिन यदि सरकार बन गई, मैं वही बोलने जा रहा हूं जो आप पूछने जा रहे हैं। जी जी, मैं ये कहने जा रहा हूं कि मयंक शुक्ला से आप पूछेंगे या मुझसे पूछेंगे तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। न आज कह रहे हैं, न कल कहते, न कल कहेंगे। लेकिन इन लोगों में ये समस्या है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। नहीं, अखिलेश जी तो कह रहे थे, अखिलेश जी तो बीते दिनों कह चुके हैं कि 80 में 79 सीटें जीत लेंगे। क्योटो वाली वाराणसी की जो बची है केवल उस पर है। और अभी बीते दिनों इसी तरह चर्चा में हम आपके ही सपा के एक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था 79 की क्योटो वाली तो छोड़िए, वो भी अपनी ही है, क्योंकि अब तो पूर्वांचल की बात है। मोदी जी हिले हुए हैं इस वक्त। देखिए, पूर्वांचल की बात इसलिए है, उन्होंने काशी की बात इसलिए की है कि काशी की कई ऐसी पुरानी संपदा रही, पुरानी ऐसी धरोहर रही है जो नष्ट की जा रही है। इसलिए हो सकता है उन्होंने काशी में ऐसा कुछ सुना हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। बहुत दूर दूर लोगों को लग रहा होगा कि क्योटो बन गया है, लेकिन जब पास जाइए तो कई ऐसी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन आप ये तो मानेंगे, अखिलेश जी ने ये कहा कि 79 सीटें, 80 में 79 सीटें। 79 कहा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, वो 80 में 79 कहते हैं। अमर त्रिपाठी जी 80 की 80 सीट कहते हैं। समझने की बात यह है, जरूरत ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तथ्य पे बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं धरातल पे बात करते हैं। अमर त्रिपाठी जी या भाजपा के कोई भी लोग धरातल पे बात नहीं करते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि हमारे सांसदों, वर्तमान सांसद का टिकट क्यों काटा जा रहा है। उनको इससे मतलब नहीं है कि पानी कहां तक पहुंचा है। उनको इससे मतलब नहीं है कि टंकी बनी है कि नहीं बनी है, और टंकी अगर बनाई जा रही है तो अडानी को दिया जा रहा है या किसी हमारे लोकल ठेकेदार को दिया जा रहा है। उनको इससे मतलब नहीं है कि ठीके जो यूपी के लोगों को मिलते थे उनको छीन करके अडानी को दिया जा रहा है। उनको मतलब सिर्फ इससे है कि 4 लाइन दे दी गई है, उसको बोलना है। तो समस्या यहां पे है, इसको समझने की जरूरत है।
आज का नौजवान जो है जी। वो ऊपर की बात को नहीं सुनना चाहता है। आज का नौजवान अपने क्षेत्र में लाइट चाहता है, अपने क्षेत्र में पानी चाहता है, अपने क्षेत्र में रोजगार भी चाहता है। अब वो दिन लग गए अमरदीप जी, जब जितेंद्र जी यूपी के का लोग महाराष्ट्र जाते थे, लाठियां जितेंद्र जी खाते के थे। आरोप आपने सुने कि ऊपर से नीचे तक बीजेपी सिर्फ रटा रटाया एक कहते हैं ना स्लोगन, एक स्क्रिप्ट है, उसको रटा करती है, कोई कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, स्क्रिप्ट अगर है तो स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट का भी आधार है। अगर हम कहते हैं देश के अंदर जो है भारत की अर्थव्यवस्था 10 साल पहले 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पर आ गई, तो उसका भी एक आधार है, उसका भी एक डेटा है। अगर आज भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है, तो उसका भी आधार है। अगर आज हम कहते हैं कि देश के अंदर जो है 7 आईआईटी कॉलेज बने हैं और 15 एम्स बने हुए हैं, 268 मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, तो उसका भी आधार है। आज देश के अंदर 95% जो है गांव में बिजली पानी पहुंचाने का कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो उसका भी एक आधार है। सड़क पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो उसका भी आधार है। आज लॉ एंड ऑर्डर को योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सशक्त किया है, इसका भी एक आधार है। और हर चीज का आधार लेके बात करते हैं। इसके पढ़े रटे रटाई राहुल गांधी जी के जो कुछ भी मन में आता है वो बोल देते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी मन में आता है वो बोल देते हैं। भाई साहब, राहुल गांधी जी ने जो भी बोला है सच हुआ है। एक मिनट सुन लीजिए, फिर मुझे समय दीजिएगा। बिल्कुल समय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई जो है ना रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक आधार आप लोगों ने देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गुंडे माफियाओं का कमर तोड़ने का कार्य किया गया है, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर हम लोग काम करते हैं। आज जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, चाहे सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं, काला नमक की अगर बात करेंगे, आज विदेशों में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आज देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में विकास तेजी गति से हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज अच्छा, बेरोजगारी, अमरदीप जी जस्ट एक मिनट, जी। आज विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी। अरे भाई साहब, बेरोजगारी सिर्फ सेंट्रल की जिम्मेदारी नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आज केरल की बात कर लेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, उड़ीसा की बात करेंगे, जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, वहां पर बेरोजगारी की दर भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट की सरकार है उससे ज्यादा है। तो भाई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जवाबदेही तो विपक्ष की बनेगी, एनडीए अलायंस के जो सहयोगी दल इसका जवाब दे दे। बिल्कुल जवाब लेंगे हम जितेंद्र जी से और मयंक जी से। लेकिन अमरदीप जी, एक चीज बताइए, अगर सब कुछ बीजेपी ने किया, अगर सब कुछ आपने दिया, रोजगार भी दिया, विकास कार्य भी किए हैं, सड़क नाली सब सारी व्यवस्था आपने दे दी है, उसके बावजूद अगर आज की अगर हम बात करें तो हमारे जो संवाददाता आज फील्ड पर रहे हैं, फूलपुर की अगर हम बात कर लें, चाहे डुमरियागंज की बात कर लें, चाहे प्रयागराज की बात कर लें, हर जगह कई जगहों पर हमने सुना कि लोग जो बात कर रहे हैं वो बदलाव की बात कर रहे हैं। जो बताता है वो बदलाव की बात आखिर क्यों कर रहा है? अगर बीजेपी से खुश है, अगर योजनाओं से खुश है, तो ये बदलाव की बात क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, जो वादा किया था, उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया है। और जो बदलाव की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष के जो मुट्ठी भर कार्यकर्ता है वो बदलाव की बात कर रहे हैं। देश की जनता बदलाव की बात नहीं कर रही है, क्योंकि माननीय मोदी जी के जो विकासकारी नीतियां हैं, नहीं, मैं मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, अमरदीप जी, मतदाताओं की बात कर रहा हूँ। जी, मैं कोई किसी पार्टी का फटका पहन के या फिर पार्टी की टोपी लगा के जो लोग खड़े होते हैं कार्यकर्ता, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आम जनमानस की बात कर रहा हूँ। देखिए, आम जनमानस में ही समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो भी मतदान करते हैं, वो भी बिना टोपी और फटका लगा के जाते हैं। तो उन्हीं लोगों में जो मुट्ठी भर लोग हैं वही बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई आधार नहीं है। क्योंकि सिर्फ उनका एक ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, देश को लूटो, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ। और जो देश की जनता है, जो मतदाता सच में मतदाता है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कल्याणकारी नीतियों को लेकर देश की से बड़ा संतुष्ट है। तभी तो हम कहते हैं 80 में 80 उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, चलिए मयंक जी से मयंक जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मयंक जी थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकेंगे, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ले लेते हैं प्रयागराज से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, दोनों लड़कों की जोड़ी का खाता नहीं खुलेगा। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मतदान के बाद दोनों लड़कों का
खाता भी नहीं खुलेगा। तो केशव पवार ने लोगों से मतदान की अपील की। डिप्टी सीएम ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए घर से निकलें। विकसित भारत के लिए घर से निकले, डिप्टी सीएम का यह बयान। जहां उन्होंने कहा, हम सभी लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। डिप्टी सीएम का यह बयान सामने आया। और साथ ही उन्होंने कहा, दोनों लड़कों की जोड़ी का खाता भी नहीं खुलेगा। प्रयागराज से इस वक्त की यह बड़ी खबर। मतदान के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से मतदान की अपील की। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए बाहर निकलें। तो लगातार हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। मयंक जी, हम आपसे जवाब जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर हमने आपको बताई, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान सामने आया है कि दो लड़के, यानी कि उन्होंने बात करी इशारों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए कि इनका खाता भी नहीं खुलेगा और सारी सीटें हम जीतेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि शायद डिप्टी सीएम जो स्टूल मंत्री हैं, जिन्हें मंच पे कुर्सी भी नहीं मिली थी, स्टूल मिला था, वो सिथरू भूल गए हैं। और वो ये भूल गए हैं कि उनकी कितनी करारी हार हुई थी। पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता जी हैं, बहुत अच्छे और सौम्य स्वभाव के हैं। इनकी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि इन्होंने एम्स का जिक्र कर दिया, जिसका शुरुआती में मैंने जिक्र किया था कि एम्स का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, एक्सप्रेसवे की गिनती गिनाते हैं, मगर लिस्ट नहीं बताते हैं कि कहां पे बने एम्स। कई एम्स जिनका वो जिक्र कर जाते हैं, देहरादून एक आध जगह का, वहां पे बाउंड्री वॉल तक नहीं बनी है, मगर वो लिस्टों को जब जारी करते हैं तो अक्सर बोल जाते हैं। मैं इनके ऊपर सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं कि जो भाजपा पे बिल्कुल सूट करती है 80 की 80 सीटों वाली बात पे, कि तुम्हारी फाइलों में मौसम, गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इसी लाइनों में ही पूरे भारतीय जनता पार्टी का सार छुपा हुआ है। और अब भारतीय जनता पार्टी का तो उत्साह इतना बढ़ गया है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस, जब हम भाजपा कभी कमजोर हुआ करती थी तो हमें आरएसएस की जरूरत होती थी, अब हम सक्षम हैं, आरएसएस अपना काम करे, सांस्कृतिक काम करे और हम राजनीति करेंगे। तो इनका उत्साह इतना बढ़ता जा रहा है कि ये अपने जो मात्र संगठन है, जिसके ऊपर इन्होंने पूरे जीवन राजनीति करी, अब उनको भी किनारे काम लगाने का काम ये गुजराती गैंग और भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा अब रही नहीं है। भाजपा एक संगठन हुआ करता था, पार्टी हुआ करती थी, मगर अब ये सिमट के सिर्फ दो लोगों की जोड़ी, जो ये अक्सर कहते हैं, मुझे लगता है जो दो लोगों का गुजराती गैंग है उसमें सिमट के रह गया है। मयंक जी, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि राजनीति का स्तर बड़ा अजीबोगरीब हो गया है। भाषा शैली आप सुन लीजिए, कहीं दो लड़कों की बात हो रही है, यूपी के दो लड़कों की बात होती है, कहीं पे गुजराती गैंग की बात की जा रही है। मतलब अब सोचने की बात है कि राजनीति ये स्तर है कहां चला जा रहा है। मतलब इतना विरोध देखिए है क्या कि आप शुरुआत देखिए, भाजपा ने भाषा की मर्यादा तोड़ी और इस स्तर तक तोड़ी कि भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। राहुल गांधी जी वरिष्ठ व्यक्ति, उनके परिवार के दो लोग प्रधानमंत्री रहे हैं और दोनों की शहादत हुई है इस देश के लिए। आप उनकी मानसिकता समझिए, किस स्तर पे जाके वो बातें करते हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री का स्तर है इस तरीके की बातें करने का। और जब आप ये मान लीजिए कि भाषा की मर्यादा वही तोड़ता है जो कमजोर होता है और जो हार रहा होता है। अच्छा, राहुल गांधी जी मंचों से जिस तरह से बात करते हैं, प्रधानमंत्री एक देखा जाए तो एक पद पे बैठा हुआ सम्मानित व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन जब बात करते हैं तो बिल्कुल खड़ी भाषा में बात करते हैं राहुल गांधी जी, देश के प्रधानमंत्री के लिए भी। तो वो कैसा लगेगा आपको? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उनकी मां के ऊपर क्या टिप्पणी करी, मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता हूं। मां से बड़ा मुझे लगता है कि
दुनिया में और कोई भी जाति धर्म हो, मां से बड़ा कोई नहीं होता है। जब प्रधानमंत्री जी उनकी मां के ऊपर टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है उन्हें फूलों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जितेंद्र जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने सबसे पहले बात की शब्दों की मर्यादा की। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कटाक्ष पहले भी होते थे, लेकिन जी, जी। 2014 में नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है, गुजरात के व्यक्ति की एंट्री होती है, तो आपको याद हो उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का गौरव विश्व में बढ़ाया, आर्थिक मंदी से देश को निकाला, उनको देहाती औरत जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री थे, वहीं से शुरुआत हुई। और जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, तो ये शुरुआत हो गई। हालांकि ये गलत है, दोनों तरफ से गलत है। आज जैसे केशव मौर्य जी ने बोला लड़का, तो ये जाहिर सी बात है, यही सब वजह थी। हमारे प्रयागराज से जुड़ा हुआ उनका क्षेत्र कौशाम्बी है, पूरी तरह से वो हारे। डिप्टी सीएम थे, तो खाते की बात कर रहे हैं ना कि खाता नहीं खुल पाएगा, तो उनका खाता बहुत बड़ा था और उस खाते में उन्होंने बहुत कुछ डालना शुरू किया था, कई कई अरब रुपए खातों में डाला। लेकिन जनता ने ऐसा खाता बंद किया कि अब तो कुर्सी नहीं मिली है तो खाता कहां से होगा, और टेबल इतना बड़ा है नहीं कि और नए खाते खोले जा सके। तो जिसका खुद का खाता बंद हो गया हो, निवेदन है कि वो दूसरे के खाते की बात ना करें, अपने खाते का ध्यान रखें। और फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि आसपास की जितनी सीटें हैं जहां केशव मौर्य जी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े नेता हैं, केशव मौर्य जी के बगल कौशाम्बी इलाहाबाद है, नरेंद्र मोदी जी के बगल की भदोही की सीट है, वो सारी सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। वहां पे इंडिया गठबंधन जीतेगा, और जीतने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग शांति चाहते हैं, नौजवान रोजगार चाहता है, महिलाएं महंगाई से निजात चाहती हैं, और किसान जो है वो यूरिया का दाम कम चाहता है और वजन भी ज्यादा चाहता है। इन सब चीजों की वजह से देश में बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अमरदीप जी, बहुत देर से आप सर इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं एक जवाब देना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे भाई की जो है दो लड़कों की जोड़ी, जिसमें एक की बात अगर हम मान लेते हैं, माननीय केसी प्रसाद मौर्य जी ने राहुल गांधी जी का तरफ इशारा किया है, तो राहुल गांधी जी को कम से कम सम्मान के साथ एक लड़का तो कहा। यही राहुल गांधी जी हैं। माननीय राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश की धरती पर आके उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कह सकते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का इतना तो संस्कार है कि राहुल गांधी जी को लड़का कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो है राहुल गांधी जी, यही माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े सबसे लोकप्रिय नेता को क्या कह रहे थे? चौकीदार चोर है। पूरी देश की पूरी दुनिया ने देखा है कि एक राहुल गांधी जी जैसे कद के नेता एक विश्व के सबसे जो है लोकप्रिय नेता के बारे में किस प्रकार से कह रहे चौकीदार चोर है, नारा लगवाते थे चौकीदार चोर है। अरे अपमानजनक आपने शुरुआत किया। अमरदीप जी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब देखिए नया दौर है, 2019 की बातें छोड़ देते हैं, 2024 चल रहा है, 2024 की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बता दीजिए मुझे कि इस बार सुल्तान, एक मिनट में जवाब दे दूं, प्लीज एक मिनट दीजिएगा। जी जितेंद्र जी, इन्होंने ये पहले भी कहा कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो सही है कि नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने कहा चौकीदार चोर है तो निकल के आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आपने जितना बड़ा घोटाला किया, विश्व में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, और उसी चौकीदार की वजह से हुआ है। तो चौकीदार चोर निकला। राहुल गांधी जी ने कहा फंड, भूमि अधिग्रहण बिल, पीएम केयर फंड, राहुल गांधी जी ने कहा था भूमि अधिग्रहण बिल जो भाजपा ले आ रही थी पिछले कार्यकाल में, उन्होंने कहा था ये भूमि अधिग्रहण बिल लागू नहीं होना चाहिए, गलत है। भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी जी ने कोविड आने से पहले चिताया था कि ये कोविड बहुत खतरनाक होगा, देश को बर्बाद कर देगा। याद करिए उस समय नरेंद्र मोदी जी झूले पे बैठ करके बाटी चोखा खा रहे थे, उस समय राहुल गांधी जी ने चिंता की थी देश के लिए। भाजपा के तमाम प्रवक्ता बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बोल रहे थे गांधी परिवार देश को डरा रहा है। और सोचिए कोरोना आया, देश पूरी तरह से बर्बाद हुआ। आपने उस भयावह बीमारी को भी मौके की तरह से लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया, वैक्सीन दिया, और आज उस वैक्सीन से लाखों लोग मर रहे हैं। तो राहुल गांधी जब भी जो बोलते हैं हर बात सच होती है। राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी की बात की, सच हो रहा है। 5 साल पहले हो सकता है कोई नौजवान ये ना बोलता रहा हो। अच्छा जितेंद्र जी, अगर राहुल जी सच बोल रहे हैं, जितेंद्र जी, लेकिन आज एक सिर्फ 10 सेकंड,
लेकिन आज लाइन में लगा हुआ नौजवान और लाइन में लगी हुई महिला बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की बोली हुई हर बात सच होती है। राहुल जी की बोली हुई सारी बातें सच होती है, तो क्या आप मानते हैं कि अगर सत्ता में इंडिया आप लोग जीतते हैं, इंडिया गठबंधन आता है, तो राहुल जी चेहरा होंगे प्रधानमंत्री का? फिर से मैं कहना चाहता हूं, किसी डिबेट में हम बैठे थे तो उसमें ये पूछा गया था, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है लगभग सभी ये दल मानते हैं कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का एक सिस्टम होता है कि देश में सांसद चुने जाएंगे, उस सभी सांसदों की संसदीय दल की बैठक होगी, संसदीय दल की बैठक में जिसको चेहरा चुना जाएगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। यही लोकतंत्र है, यही मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, है। मैं जितेंद्र जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि जब भी हम देखते हैं, टेलीविजन खोलते हैं, जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं, खबर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं ये है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी बनेंगे, सपा के लोग कहते हैं अखिलेश जी अच्छा चेहरा है, टीएमसी कहती है कि हमारे पास ममता जी अच्छा चेहरा है। समझ में ये नहीं आता कि जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि लगता है 5-6 प्रधानमंत्री तो देश को मिल ही जाएंगे। कम से कम एक बात मुझे भी जाननी और जनता भी जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री कौन? अगर अखिलेश जी चलिए यूपी की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की बात करें तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा जनता दर्शन करा चुके हैं, भारत दर्शन कर चुके हैं, न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। उनके अंदर वो क्वालिटी, वो एबिलिटी है, जैसा आप भी कहते हैं एबिलिटी है, वो जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, जो उन्होंने जो अनुमान लगाया बिल्कुल सही बैठा। तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। धन्यवाद आपको कि आपने उनकी क्षमता को माना। मेरा ये कहना है, आप सोचिए इंडिया गठबंधन में कितना लोकतंत्र है कि अखिलेश यादव की पार्टी के लोग उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, कांग्रेस में ही हो सकता है किसी और को भी देखना चाहते हो, किसी अन्य दल में किसी अन्य दल को देखना चाहते हैं, कोई लालू यादव जी को, क्षमा चाहेंगे तेजस्वी यादव जी को देखना चाहता होगा। बावजूद इसके सब लोग देश में एक होकर के लड़ रहे हैं, यही असली लोकतंत्र है। और मैं फिर बिल्कुल सही बात, अमरदीप जी, अमरदीप जी, एक होके लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन एक होके लड़ रहा है, पंजाब को छोड़ दीजिए, बंगाल को छोड़ दीजिए, बाकी जगह एक साथ लड़ रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस का तो कोई आधार ही नहीं है, कोई एक होकर नहीं लड़ रहा है। आज तो जो है इनको सत्ता में आना है, इसलिए एकता दिख रही है। जिस दिन सत्ता में नहीं आएंगे 4 जून को, ये जो इंडिया अलायंस बिखर जाएगा, बुरी तरीके से बिखर जाएगा। ये तो इनको सत्ता की हवस है, इसलिए जो है आज देश की जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एक है। और अभी कह रहे थे, अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे बेरोजगारी। भाई, जो आपकी स्टेट जो है कांग्रेस जो है क्या नाम, राजस्थान में जो आपकी सरकार थी कांग्रेस की, तो आप ये मान रहे हैं कि आपने किसी को रोजगार नहीं दिया? या एनडीए अलायंस के जो सहयोगी दल है, जो स्टेट में जिनकी सरकार है, वो क्या रोजगार नहीं देते हैं? नहीं, वैसे हिमाचल के वीडियो भी हमने देखे हैं, जो युवा, पहले एक वीडियो अभी वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, जो युवा ग्रुप बना के एक समय पे कांग्रेस के लिए सपोर्ट मांग रहा था और बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी, वादे हो रहे थे, वही युवा आज कह रहे हैं कि हमें ठगा गया, हमें बात करी गई थी नौकरी देने की, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी गई। एक सवाल ये भी तो उसमें जुड़ सकता है, अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों की हम बात करें तो। मैं जवाब नहीं, बिल्कुल एक मिनट कंप्लीट हो जाए। देखिए, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि जब भी देश में जब स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सब कुछ बेरोजगारी का जो है ठिंगड़ा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ देना ये उचित नहीं है। मेरे ख्याल से जो अर्थशास्त्री हैं उनको इस बात की समझ होगी, जो पढ़े लिखे एक तबका बहुत जो देश के अंदर है वो समझते अच्छा, हैं। अमरदीप जी, पूर्वांचल को लेके क्या कहेंगे? पूर्वांचल के आपने कहा ना कि आज 14 लोकसभा सीटें जो उसमें 11 लोकसभा सीटें जो हैं वो पूर्वांचल की हैं। पूर्वांचल में क्या मुद्दा होना? पूर्वांचल में विकास कार्य क्या हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से? पूर्वांचल में क्या रोजगार मिल रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, विकास कार्य तो दिन प्रतिदिन होता है, विकास कार्य का कभी एंड नहीं होता है। तो बहिष्कार क्यों हो रहे हैं सर? बहिष्कार क्यों हो रहे हैं? 5 चरण तक बहिष्कार, आज भी 6ठे चरण में बहिष्कार कई जगह। जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है 2017 के बाद में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो विकास कर रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ करता था, जो दोहन किया गया उत्तर प्रदेश का, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। ये देश की जनता देख रही है। जी, मयंक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मयंक जी, जब मलाई खाने की बात आती है तो हर जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की होती है, और जब दिक्कत आती है तो राज्य सरकारों की तरफ ठीकरा फोड़ देते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, गठबंधन की बात है, जैसे
एनडीए गठबंधन में 38 दल हैं करीब, मुझे लगता है। और एनडीए गठबंधन के पास वैरायटी नहीं है। हम और आप बहुत भारत में रहने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, और लोकतंत्र में सांसद चुने जाते हैं और सांसद अपना नेता चुनते हैं। और भाजपा के पास तो लोकतंत्र है ही नहीं, उनके पास एक ही चेहरा है, वही पुराना। हमारे पास तो बहुत वैरायटी, हम तो बहुत अच्छे अच्छे नेता, हमारे पास कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। विषय इस वक्त नहीं प्रधानमंत्री बिल्कुल बनने का बिल्कुल नहीं है। मयंक जी, आपने बहुत विषय सही बात ये कही है। बहुत सारी वैरायटी है सपा के पास, इसीलिए अगर बात की जाए तो इस बार यादवों को टिकट देने में भी बहुत सारी वैरायटी देखी गई है। वो घर ही घर में टिकट बांट दिए गए, बहुत वैरायटी के साथ बांटे गए। मैं आपको बताता रहा हूं, विषय ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो उस पर भी बता दूंगा मैं आपको। विषय ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, विषय ये है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, युवाओं के खिलाफ काम करने वाली, नौजवानों के खिलाफ काम करने वाली, किसान विरोधी सरकार को कौन हटाने का काम कर जड़ रहा से है, उखाड़ने का काम कौन करेगा। यस, महत्वपूर्ण ये है। जी 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 जितेंद्र जी, जल्दी से जवाब आपसे लूंगा सर। जी जितेंद्र जी, सुन लिया आपने अमरदीप जी ने क्या कहा है। अमरदीप जी ने साफ कह दिया है, और मयंक शुक्ला जी जो सहयोगी दल है उन्होंने भी कह दिया, अपनी बात कह दी है। पूर्वांचल को लेकर मैं पूछना चाह रहा हूँ, पूर्वांचल में क्या स्थिति है, क्योंकि पूर्वांचल की बात की जाए, विकास कार्यों को लेकर आप भी कह रहे हैं विकास कार्य हुआ नहीं है, और इस बार पूर्वांचल जो वो झटका देने वाला है। क्योंकि कई जगहों पर हमने भी देखा, और खास तौर से अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर सीट की अगर बात कर लें तो पिछले आंकड़े कुछ ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं, लगभग 14,000 के वोटों से मेनका गांधी जीती थी, और इस बार थोड़ी सी टक्कर कड़ी मिल रही है। मैं उसका तथ्य देना चाहता हूं। पूर्वांचल में जी, प्रयागराज हमारा जिला है, और प्रयागराज में नैनी औद्योगिक क्षेत्र बना था। उस समय आसपास कहीं भी औद्योगिक नगरी नहीं थी, गुड़गांव और नोएडा जैसे क्षेत्रों का पता नहीं था। आज के लगभग 40 साल 45 साल पहले विकास उस समय शुरू हुआ। कांग्रेस की सरकार जाती है राज्य से, फिर इसके बाद केंद्र से भी जाती है, अटल जी की सरकार आती है। 90 के दशक में वो सारी फैक्ट्रियां दम तोड़ने लगती हैं। सतहरिया का नाम सुना होगा आपने, जौनपुर में है जी, वहां पे भी बहुत सारी फैक्ट्री लगी, लगभग 10-11 फैक्ट्री थी। आज सारी की सारी फैक्ट्री बंद हो गई, 2-3 प्राइवेट कंपनियां वहां पे काम चल रही हैं किसी तरह से। बनारस के बगल में भदोही कालीन का सबसे बड़ा हब था, विदेशों में जाता था, जी जी वो जितेंद्र भी जी, लगभग बंद हो गया है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के समय में ये सब शुरू हुए कार्य आज भाजपा जब 10 साल में है तो बंद हो गए। क्या भाजपा इसको विकास कहती है? अगर ऐसा विकास चाहती है भाजपा तो भाजपा को ही मुबारक हो। पूर्वांचल का नौजवान बिल्कुल ऐसा सही विकास बात कही नहीं आपने चाहता। जितेंद्र जी। अगर ये विकास है तो विकास भाजपा को मुबारक हो। और कानपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र की अगर नगर की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस की सरकार रही है, इतने लोग रहे, सांसद रहे यहाँ पर, उनकी सरकार में भी कंपनी, फैक्ट्रियां और मिल बंद हो गए। सांसद कहते रहे, शिवकांत जायसवाल जैसे सांसद कहते रहे, लेकिन आज तक वो फैक्ट्रियां चालू नहीं हो पाई। अगर इसको विकास कहते हो तो कांग्रेस को भी मुबारक हो, बीजेपी को भी मुबारक हो। इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता के पास कोई पार्टी है ही नहीं इस हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, और पूर्वांचल की छठे मतदान में सहयोग देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले झारखंड से, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने डाला है वोट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डाला वोट। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने डाला अपना वोट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डाला अपना वोट। झारखंड के रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने डाला अपना वोट। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर झारखंड से तस्वीरें, पूर्व क्रिकेट टीम, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डाला अपना वोट, मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड के रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना वोट डाला। ये तस्वीरें झारखंड के रांची से, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपना वोट डाला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड के रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने डाला अपना वोट।
झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डाला वोट। तो लगातार आज छठे चरण का महारण जारी है, मतदान जारी है। अभी भी लोग लगे हुए हैं मतदान करने के लिए, लोग घर से निकल रहे हैं वोट करने के लिए। अगर आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो आप भी वोट डालिए। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट पर, लक्ष्मी उर्फ पप्पू निषाद, और दूसरी तरफ श्रावस्ती से बीजेपी के टिकट पर साकेत मिस्टर राम शिरोमणि वर्मा, सपा बीएसपी के टिकट पर, उधर अंबेडकर नगर से बीजेपी के टिकट पर हितेश पांडे, लालजी वर्मा सपा से और कमर हयात बीएसपी से। प्रयागराज से बीजेपी के टिकट पर नीरज त्रिपाठी, सपा से उज्जवल रमन सिंह, तो बीएसपी से रमेश पटेल। यूपी की प्रवीण पटेल बीजेपी से और सपा से अमरनाथ मौर्य, बीएसपी से जगन्नाथ पाल। आमने सामने प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता बीजेपी के टिकट पर, एसपी सिंह पटेल सपा से और प्रथमेश मिश्रा बीएसपी से चुनावी मैदान में। सुल्तानपुर से हॉट सीट पर मेनका गांधी बीजेपी के टिकट पर, राम भुवल निषाद सपा से और उदय राज वर्मा बीएसपी के टिकट पर। भदोही से डॉक्टर विनोद बिंद और टीएमसी के ललितेश मती त्रिपाठी और हरिशंकर चौहान बीएसपी से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने। वहीं मछली शहर से 3 सरोज एक दूसरे के सामने, बीजेपी से बीपी सरोज, सपा से प्रिया सरोज और कृपा शंकर सरोज बीएसपी के टिकट पर। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह बीजेपी के टिकट पर, बाबू सिंह कुशवाहा सपा और श्याम सिंह यादव बीएसपी के टिकट पर। तो लगातार छठे चरण का महारण जारी है और छठे चरण के इस महारण में एबीसी न्यूज लगातार आपको अपडेट देता जा रहा है कि कहां पर क्या क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल अपडेट जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।